अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, एक तरफ तो पीडीएम और पीटीआई में मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मामला खटाई में पड़ सकता है। 2 रोज़ कबल चौधरी परवेज़ लाई के घर पे पुलिस का ऑपरेशन किया गया, घर का गेट तोड़ दिया गया और उसके बाद हमने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो घर पर मौजूद नहीं थे। इस पर यह कहा जा सकता है कि खाया पिया कुछ नहीं और गेट तोड़ा 12 आना। उसके बाद हमने देखा कि राना सनाउल्लाह भी हरकत में आ गए। उन्होंने मीडिया में आके बयान दिया कि ये ऑपरेशन जो हुआ है इसका मुझे इल्म नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी आईजी पंजाब से बात हुई तो बताया ये गया कि इस ऑपरेशन में जो हुक्म दिया गया था, इस ऑपरेशन में जो इन्वॉल्वमेंट थी वो निगरान हुकूमत की थी, नून लीग का इसमें कोई हाथ नहीं। उन्होंने वाज़ेह कह दिया था। और आज तो मरियम साहिबा ने भी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने जा रहे हैं। अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहे हैं तो मुज़ाकराती टीम का टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कहां खड़े हैं, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना गुलजार ताज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, शहाब इमाम साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सफ़ान मलिक ने, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। आप तीनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राना साहब का। राना साहब, मरीम नवाज साहिबा ने आज अपने खिताब में कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर में ही होंगे, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि मुज़ाकरात का अमल जो था वो जारी था, बातचीत हो रही थी। जब बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात का अमल जारी है, तो फिर कन्वेंशन में मरीम साहिबा ने ये कैसे कह दिया कि अक्टूबर में ही जो है वो इलेक्शन होंगे। ख्वाह आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन क्योंकि इत्तेहादी जमातों में आप लोग भी आते हैं, शहबाज शरीफ साहब को आपने एतमाद का वोट भी दिया है, अपना स्टैंड रखिएगा सर। शुक्रिया राठौर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपके चैनल का। देखिए, ये तो मरियम नवाज साहिबा बेहतर समझती हैं कि जो कुछ वो कह रही हैं और वो बेहतर इसका जवाब दे सकेंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जो परवेज़ इलाही के घर पे जी ये फौज कुशी हुई है, पुलिस कुशी गर्दी हुई है, ये काबिल अफसोसनाक अमल है, ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि जाहिर है कि वो एक्स डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और एक सीनियर पॉलिटिशियन है। ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, ये अफसोसनाक अमल है, ये काबिल मज़म्मत भी है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को हमने एतमाद का वोट दिया है और शहबाज शरीफ साहब अपना टेन्योर पूरा करेंगे और उनको इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है और इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए। जो उसका टाइम है उस टाइम पर इलेक्शन होने चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन जब भी होंगे हम बिल्कुल इलेक्शन से राय फरारी इख्तियार नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ मज़ाकरात, एक अच्छा अमल है, मज़ाकरात होने चाहिए। ये जो रसाकशी है ये ख़त्म होनी चाहिए, खुशगवार माहौल में मुलाकात होनी चाहिए और एक दूसरे की राय का एहतराम भी करना चाहिए। जहाँ ये जो सूरत हाल है अच्छी नहीं है, इसमें बिल्कुल ठीक है, जो सियासी बेकायदगियाँ हैं ये अच्छा अमल नहीं। एक दूसरे को हम अल्फाजों की जंग जो है ये भी बंद होनी चाहिए, शाइस्तगी होनी चाहिए और कारकुनों को सबको सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो सॉल्यूशन गुफ्तगू के ज़रिए निकलेगा वो लड़ाई और या अल्फाजी गोलाबारी। बिल्कुल ठीक है। शहाब इमाम साहब का रुख कर लेते हैं। शहाब साहब, क्या कहेंगे आप? मरियम साहिबा ने आज कन्वेंशन से खिताब किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर में ही होंगे। अगर ये वाज़ेह ऐलान था, अगर यही प्लान है, यही स्ट्रैटेजी है, तो फिर मुज़ाकरात के लिए वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कहाँ खड़े हैं? देखें, मरियम बीबी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो मेंटल बैलेंस है वो दुरुस्त नहीं है और वो जो फरमाती, जिस तरह से वो गुफ्तगू करती हैं और जिस तरह से वो चीज़ों को नरेट करती हैं, वो सारी चीज़ें इनके वालिद ने और इनके चचा ने की हुई है। 35 साल से 1985 से हम इस ख़ानदान को भुगत रहे हैं। कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग, इनके पास क्या चीज़ें ये शोकेस कर सकते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की ये गुफ्तगू फरमाती हैं कि ये हो गया, वो लंदन में कौन बैठा हुआ है, भगोड़ा कौन है, डरपोक कौन है, सबको पता है। करोड़ों अरबों रुपए के करप्शन के लोगों के ऊपर केसेस हैं और किस मुंह से ये लोग आते हैं और बात करते हैं।
आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान को 35 सालों में दिया क्या है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की है? क्या आपने लिटरेसी रेट बढ़ा दिया है? आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं? आपने सिर्फ वो काम किए हैं जिससे आपकी लूट खसूट होती है। रिसेंटली इन्होंने सोलर पे एग्जेम्पशन दी है और सुलेमान शरीफ सारा सोलर का काम टर्की से कर रहे हैं और उस पे इतने ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है आजकल अभी इस वक्त। तो ये कंटिन्यूटी है इन लोगों की। इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इत्तेफाक फाउंड्री तो बंद हो चुकी है। किताब में कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब ना खाते हैं ना खिलाते हैं और उनको हटाया गया। ऑडियो लीक भी सामने आ गई है साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की और उसमें मामला तय पा गए थे। उसमें रिश्वत की भी बात ही। उन्होंने कहा कि साकिब निसार जो हैं वो नवाज शरीफ की नफरत में बहुत आगे निकल गए। देखें, ये जो फरमाती है ना, इनकी पूरी इन्होंने कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाई हुई है वीडियो और ऑडियो की, जिसकी वजह से ना कई लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो ये एक इंतहाई खतरनाक खेल में मुलविस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस तरह से साकिब निसार साहब को या किसी भी ऑनरेबल जज को इस तरह से डिफेम करना पब्लिकली इंतहाई गलत है और हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और मरियम साहिबा की जितनी बातें हैं वो झूठ पे मबनी है और ये समझती हैं कि लोग बेवकूफ हैं और लोगों को पता नहीं है। जो हर गुजरते हुए दिन के साथ PMLN, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये एक्सपोज हो रहे हैं और इनका जो है सियासी तौर पे ये लोग सफाया हो जाएगा इंशाल्लाह। इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपको खान साहब ने भी मुज़ाकरात के लिए लचक दिखाई है। आज जब खुल के मरियम साहिबा ने कह दिया कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे, लेकिन उसके बाद भी कल टीम बैठ रही है मुज़ाकरात के लिए, तो फिर बात किस चीज पे हो रही है? कहीं बात इस चीज पे तो नहीं हो रही कि हमें पार्लियामेंट में वापस बुला लिया जाए? देखिए, मरियम बीबी की कोई हैसियत नहीं है, वो उन पे पाबंदी है, वो बेल पे बाहर है और वो जो कहती रहे वो तो एक दीवाने की बात है। वो कहती रहे पे भी है, जमानतें तो उनकी भी हो रही हैं। वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हुए, वो उनके ऊपर कोई केस फ्रेम नहीं हुआ, वो डिस्क्वालीफाई हुई हुई हैं। उनकी सजा मुअत्तल हुई है, वो कन्विक्शन हुई हुई है उनके ऊपर। इमरान खान साहब पे सारे झूठे केसेस हैं और 150 पौने 200 केसेस बनाए हुए हैं, सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, एक केस भी सही नहीं है। और वो पाकिस्तान में मौजूद है, कातिलाना हमला उनके ऊपर हो चुका है, 4-5 गोलियां उनको लग चुकी हैं और वो यहाँ पे बैठ के स्टेटस को के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। राना गुलजार साहब का रुख कर लेते हैं। राना साहब, जब ये हमला हुआ आपने इसकी मजम्मत भी कर ली, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये हमला जो है मोहसिन इलाही के कहने पे हुआ है, जो कि निगरां हुकूमत को देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये हमला जो है वो जरदारी साहब के कहने पे हुआ है और अगला जो निशाना है वो लाल हवेली है। क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ये है कि शेख रशीद साहब जो है ना, माशाल्लाह उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं और क्या अल्फाज उनको कहने हैं। बहरहाल उनकी अपनी राय हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कभी ऐसा किया है और ना ही इन चीज़ों को पसंद करती है और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इसकी मजम्मत करता हूँ उनके अल्फाजों की, क्योंकि हमें कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कभी किसी कारकुन को या किसी को भी इस तरह की गुफ्तगू से भी मना किया है और ऐसे अल्फाज अदा करना किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए नामुनासिब है। तो बात यह है कि हमला नहीं होना चाहिए। हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है और जमहूरियत का बोलबाला होना चाहिए और उसके लिए सब लोगों को एक एक कदम पीछे हट के आपस में मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ सख्त अल्फाज या सख्त जहन रखना सियासत में मुनासिब नहीं होता। लेकिन राना साहब, जो 3 शरायत हैं PTI की, उस पर तो फिर PDM काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इसको मेक श्योर किया जाए कि जुलाई में जो है वो मुल्क भर में आम इंतखाबात हों। देखिए जी, मनमाने तो काम नहीं होते और जब साथ बैठते हैं तो कुछ PDM भी पीछे हटेगी, कुछ उनको भी पीछे हटना होगा। तो नेगोशिएशन जब होते हैं तो किसी एक नुक्ते पे आने के लिए दोनों कुव्वतों को संजीदगी से मुजाहरा करना होगा, संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। तो इसमें ऐसी बात नहीं है। PTI के अपने अल्फाज जो भी हैं, लेकिन उनको भी पाकिस्तान, जब सब लोग PDM है या PTI है या पीपल्स पार्टी है, MQM है, कोई भी जमात है, जब सब पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो पाकिस्तान की रहबरी की बात करते हैं, पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबका मौक़िफ़ एक है, तो लड़ाई किस बात की। तो कम से कम एक एक कदम सबको पीछे हटना होगा और मैं ये समझता हूँ कि हम इस मसले को सियासी तौर पर तय कर लेंगे आपस में। किसी कुव्वत को इंटरफेयर करने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं आएगी और बिल्कुल जहाँ तक जजिस का ताल्लुक़ है उनका एहतराम
पीपल्स पार्टी ने हमेशा किया है और आइंदा भी अदालतों का एहतराम हम करते रहेंगे, क्योंकि हमने अदालतों के फैसले कभी भी वो नहीं किए, हमने कबूल किए हैं। उसमें हमारे चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी हुई है, बीबी साहिबा और जरदारी साहब को भी जेल काटी है, और हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी अदालतों ने घर भेजा। हमने हमेशा उनके फैसलों को कबूल किया है। हम ऐसी बात नहीं है कि अदालतों के खिलाफ हम जाएंगे। डॉक्टर सफान मलिक ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज जो कुछ हो रहा है, हमने देखा कि मरियम साहिबा ने भी कह दिया है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होंगे। आप लोग भी बात कर रहे हैं, मुज़ाकराती टीम है, कीश्वर ज़हरा भी उसमें शामिल है। क्या लगता है आपको, कल भी टीम बैठेगी, बात करेगी? पीटीआई की 3 शराइत हैं, क्या वो पूरे करने जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जो मुसलसल एक बात की जाती है कि भाई कि शायद एमक्यूएम या कोई दूसरी जमात, मैं समझता हूं कि जो भी सियासी जमात है वो कभी इलेक्शन से भाग सकती नहीं है, ना वो भागना चाहती है ना भाग सकती है। इलेक्शन मुल्क में होने चाहिए। इलेक्शन ही जमहूरी हुकूमत का हुस्न है। जमहूरी हुकूमत की जो बका है वो इलेक्शन से ही है। तो देखिए, कहीं ये वाली बात तो नहीं है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे या नहीं होने चाहिए। इलेक्शंस बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन किसी की जाती ख्वाहिशात के ऊपर मुल्क चले ये नहीं हो सकता। किसी की जाती पसंद नापसंद पर इलेक्शन होने या ना होने का फैसला हो, ये नहीं हो सकता। डेफिनेटली मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये बहुत देर आए दुरुस्त आए। पीटीआई के साथियों को भी हमारी समझ में आया कि उनकी इस बात समझ में आई कि टेबल पर बैठना ही मसाइल का सोल्यूशन है। जगह जगह तकारीर करके लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अंदाज से और तकारीर से बैशिंग करना इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपको टेबल पर बैठ के सोल्यूशंस निकालना, तो बिल्कुल उसमें कीश्वर ज़हरा बाजी भी हैं, अबू बकर भाई भी हैं और भी हमारे साथी इंशाल्लाह जो है वो अपना इनपुट देंगे। और हमारा इवेंचुअली एजेंडा यही है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो, इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो। और वो तभी हो सकता है जब सियासी कुव्वतें, सियासी ताकतें सियासत में रहते हुए काम करें। जब वो एक डंडा बरदार कुव्वत बनने की कोशिश करेंगे तो फिर मसाइल हल की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक अच्छा स्टेप है। हमारे आइन में लिखा है, ये किसी की ज्यादा ख्वाहिश तो नहीं है। देखें, इलेक्शन तो बिल्कुल आइन में लिखा है ना, तो फिर इलेक्शन अपने वक्त पर जो है होना बहुत जरूरी अमल है। अगर तो तमाम जमातों का इस बात पर इत्तेफाक है कि अक्टूबर इज द राइट टाइम। देखें, आपके इल्म में है कि इस वक्त मईशत के एतबार से हमारा मुल्क कितना ज्यादा परेशानी में दो चार है। मतलब लोग हमसे बहुत सारी बातें एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमक्यूएम कि भाई आप ये फैसला कर लें या आप वो फैसला कर लें। हम तो वो फैसला करते हैं और वो फैसला करेंगे जो मुल्क के मफाद में हो, जो इस मुल्क की मईशत के मफाद में हो। हमारी जात बहुत सेकेंडरी, तमाम सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन बहुत सेकेंडरी है। प्राइमरी तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम हमारे लिए जरूरी है। तो पाकिस्तान के फैसला हम वो करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आप पीटीआई के भी इत्तेहादी रहे हैं और अब जो हुकूमत है नून लीग की उसके भी आप इत्तेहादी रहे हैं। आप जब पीटीआई के इत्तेहादी थे तो आपको इतना डिफेंड ही नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई एमक्यूएम को कि आपको बार बार बोलना पड़ता है कि जी मुल्क माशी बहरान में है, हम इस वक्त इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। तो ऐसा लगता नहीं है आपको कि आपने कुछ गलत फैसले कर दिए नून लीग का साथ देख के? देखिए, मैं इसमें खतीजा ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम पीटीआई में थे तो ये तो आप मुझसे पूछें एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमक्यूएम कि हमें उस वक्त भी क्या क्या बात बोलनी पड़ती थी। बहर सूरत मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जरूर आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन में सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि किसने मईशत के ऊपर कौन टाइम बम लगा कर गया, किसने ये पूरी कोशिश की कि मुल्क अगर मेरी इजारादारी रहे, वरना ये मुल्क भले डिरेल हो जाए, यहाँ पे सियासत डिरेल हो जाए, यहाँ की इकोनॉमी डिरेल हो जाए, यहाँ पे मईशत बैठ जाए, सब चीजें तबाह हो जाए। किसने ये कोशिश की? सारा मुल्क इस चीज से वाकिफ है और इसी की कीमत सब अदा कर रहे हैं। 2 सूबों में भी इलेक्शन नहीं करवा सकते, अब तो ये हाल आ गया है। नहीं, देखिए, इलेक्शन मैंने फिर आपसे कहा ना कि देखिए हर चीज का एक तरीकाकार होता है। किसी की जाती ख्वाहिश या पसंद नापसंद पर फैसले होना ठीक नहीं है। मुल्क की मईशत इज सुप्रीम, मुल्क की सियासी इस्तेहकाम इज सुप्रीम। और जब इंशाल्लाह टेबल पे तमाम लोग बैठे हैं तो किसी नतीजे पे फॉर श्योर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। पॉजिटिव बात यह है कि तमाम लोग टेबल पर बैठ गए, विच इज वेरी गुड। लेकिन डॉक्टर साहब, 2 रोज कबल जो चौधरी परवेज इलाही के घर पे जो हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि घर का गेट तोड़ दिया गया। किसी भी फॉर्मल जो कि क्योंकि वो वजीर आला भी रह चुके हैं, उनके घर का गेट तोड़ देना, वो पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे रहते हैं, उनकी सर्विसेज हैं, इस तरह का ऑपरेशन किया जाना किसी के घर पे, क्या वो काबिल कबूल है? देखें बीवी, मैं इस पे ये खतीजा मेरी बहन, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये तो बिल्कुल ही अनएथिकल प्रैक्टिस है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट,
काश ये बातें उस वक्त भी होती हैं जब हमारे ऑपोजिशन लीडर को घर से पकड़ के गिरबान से घसीटते हुए उनको ले जाकर अरेस्ट किया गया। काश ये बातें उस वक्त भी होती हैं जब हमारे लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। काश ये बातें उस वक्त भी होती हैं जब तमाम हमारे लोगों को उठाकर लापता कर दिया गया, गायब कर दिया गया, उनकी जबरी गुमशुदगी की गई। हम इसके खिलाफ है, लेकिन हम तब भी कहते थे और हम अब भी कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हम तो तब भी कुछ नहीं कहते थे जब एक कॉल आती थी और पूरा कराची बंद कर दिया जाता था। हम तो तब भी कुछ नहीं कहते थे जब बड़ी ईद में खालों का सौदा किया जाता था। हम तो तब भी कुछ नहीं कहते थे जब कराची की सड़कों पे दिन दिहाड़े लूटमार होती थी। हम तो तब भी कुछ नहीं कहते थे। इस पर मजीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर सफ़ान से जो है वो हमारी गुफ्तगू थी, लेकिन उसके बाद हम रुक कर लेते हैं शाहब इमाम साहब का। शाहब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ब्रेक में हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही थी तो वो पूरी नहीं हो सकी। जी, आवाज़ आ रही है? जी जी जी। मैं MQM के साथी जो डॉक्टर सफ़ान है उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फरमा रहे हैं कि ये उस वक्त क्यों नहीं बोले जब इनकी मावराए अदालत जो इनके कारकुनान कत्ल हुए और इनके घरों पे छापे लगे, तो क्या ये अब अपनी हिस्ट्री भूल चुके हैं? ऑपरेशन वो दिला दी नहीं, जो हिस्ट्री है वो ये है कि जिन लोगों के साथ आज वो बैठे हैं, जिनको वो एतमाद का वोट दिया है, 19 जून 1992 का ऑपरेशन नवाज शरीफ साहब ने अनलीश किया था और MQM के परखचे उड़ा दिए थे। और उसके बाद नसीरुल्लाह बाबर ने जो इस शहर पे कत्लो गारत की और मासूम बेगुनाह लड़कों को मारा जी, वो पीपल्स पार्टी थी। तो ये तो उनकी गोद में बैठे हुए हैं। ये बताएं कि क्या PTI के 3.5 साल के दौर में क्या एक छापा पड़ा? क्या MQM, बल्कि इनके जो कारकुनान मिसिंग थे 100-150 वो वापस आए हैं। इन लोगों के तो कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। कौम के लिए इन्होंने कोई काम नहीं करना। 35 साल से ये महाजिरों के मुस्तकबिल का सौदा कर रहे हैं, सौदा करते रहे हैं। मैं इन लोगों का पार्ट एंड पार्सल रहा हूं। मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ 25-30 लोग जो हैं वो अमीर हुए हैं इन 35 सालों में। बाकी कौम अब की हालत अबतर हो गई है। रोजगार नहीं है। कोटा सिस्टम की ये बात करते थे, आज उसी कोटे पे बाहर के लोग अर्बन के डोमिसाइल पर आ रहे हैं। क्या इन्होंने इस पे आवाज उठाई? क्या इन्होंने जो एक्सटेंशन हुई, क्या प्रोटेस्ट किया? तो भरपूर आवाज उठा रहे हैं। मर्दमशुमारी भी आई वॉश है कि जी बड़ा हंगामी इजलास हुआ है राब्ता कमेटी का, इस्तीफे ले लिए हैं और जाके एतमाद का वोट दे दिया। भाई, आपने जो 2017 में की जो मर्दमशुमारी हुई थी, ऑथेंटिकेट किया इन लोगों ने, इनके वजीरों ने जाके। ये क्या बात करते हैं? इन्होंने हर वो काम जो कोटा सिस्टम की एक्सटेंशन, इनके दस्तखत हैं उस पर। 2017 की सेंसस, इनके दस्तखत हैं उस पर। अब गवर्नर के सारे इख्तियार जो चले गए, जो वो चांसलर होता था यूनिवर्सिटीज के, वो इसने दे दिए। पूरे पाकिस्तान के गवर्नर के इख्तियार एक तरफ और सिंध के जो गवर्नर है उसके इख्तियार 0। इनके गवर्नर ने सारे इख्तियार 1 by 1 देते चले गए। लेकिन शाह साहब, बात तो ये है कि वो तनकीद का निशाना तो बनाते हैं। PTI के साथ है तो उन्होंने कहा हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, पीपल्स पार्टी के साथ है तो हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, नून लीग के साथ है तो हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। कहते तो हैं वो, हाँ, जबान से बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं? मिनिस्ट्री तो नहीं छोड़ सकते ना शाह साहब, मिनिस्ट्री छोड़ दें, सियासत छोड़ दें। उनकी सियासत है मिनिस्ट्री बस, और वो मिनिस्ट्री के पीछे जाते हैं। और वो यही का इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शंस में कराची और हैदराबाद से इस वाली MQM का नामो निशान मिट जाएगा। ये मैं अपील करता हूं तमाम इस नेशनल मीडिया से कि आप लोग घर घर ये हमारा पैगाम पहुंचाएं कि अगर महाजिरों ने अपनी तकदीर पलटनी है तो वो कौमी धारे में आ जाएं और PTI को सपोर्ट करें, इमरान खान की आवाज को लब्बैक कहें और आके नेशनल इंटरेस्ट में। राना साहब का रुख कर लेते। राना साहब, शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की जमात है, आइन की बात करती है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आइन शिकनों के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे? वो मानते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या आप आइन की बात करते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है, लेकिन इस बार इस सिचुएशन में आइन शिकनों के साथ खड़े हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। शाह महमूद साहब खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और पीपल्स पार्टी में उन्होंने खुद जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। ठीक है, उनके इख्तलाफात हुए तो हज़ारों लोग पीपल्स पार्टी छोड़ कर गए और किसी हर आदमी का अपने अपने कोई ना कोई इख्तलाफात होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी आइन शिकनी को पसंद नहीं किया। हमने तो
इस आइन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आइन को बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा कलीदी किरदार रहा है और पाकिस्तान के उलमा और सबका ही मैं समझता हूं कि एक बड़ा किरदार रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और जमहूरी उसूलों के लिए ही जदोजहद उसका एक एक कारकुन जदोजहद कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस सेंस में बात की है तो जाहिर है वो दूसरी जमात में है, तो वो नहीं, तो बिलावल साहब भी तो कहते हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, हम इन जजेस पे एतबार नहीं करते। देखिए जी मैंने आपसे कहा ना कि ये जो माजर आई है, मैं समझता हूँ इस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब ने ही क्या कुछ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट दे रही है अदम एतमाद का शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल तब्दील नहीं हो रही, मईशत जो है वो नीचे की तरफ जाती। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मैं बहैसियत एक कारकुन अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ कि हमें इस हुकूमत से बाहर चला जाना चाहिए और इस हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब वज़ीर ख़ारजा बने तो उन्होंने काफ़ी काम किया है और उनकी मुल्क को ज़रूरत थी, उन्होंने बहुत सारे मुल्क की खदमात अंजाम दी हैं, मगर क्योंकि आवाम की हालत ज़ार जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुल्क में महंगाई का सुतून जो है वो बदस्तूर बढ़ रहा है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पीडीएम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये तो एक्सेप्ट कर लें फिर राना साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ हुकूमत का सवाल तो ऐसा है कि मैंने एक अल्फाज आपसे पहले भी कहा कि ये रोना हमारे पास आज से नहीं बड़ा पुराना है और मोहतरम पीटीआई की जो हुकूमत है, इमरान खान साहब यही तो बात कहकर इख्तदार में आए थे, लेकिन उन्होंने भी इस जिन को नहीं रोक सके और ये मुसलसल बढ़ता रहा। फिर उसके बाद जो चेंज आया 10 अप्रैल 2022 में तो वही अल्फाज कहकर मौजूदा हुकूमत इख्तदार में आई, लेकिन वो भी इस चीज़ को नहीं रोक सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रोना तो रोना नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त भी डॉलर की क्या कीमत इतनी थी जो आज है? देखिए जी जब खान साहब को इख्तदार मिला था, देखिए जब खान साहब को इख्तदार मिला तो डॉलर जो था वो 102 रुपये का था, फिर डॉलर हो गया 188 रुपये का जब खान साहब का इख्तदार गया, अब वो 280 रुपये का हो गया। तो मैंने ये कहा कि इसकी रफ्तार तो कोई भी नहीं रोक सका। हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम इस मामलात को हल इस तरह क्यों नहीं करते कि भाई अब हम IMF के पास लोन नहीं लेंगे। हम लोन भी ले रहे हैं तो उसको हम शाहाना खर्चों पे खर्च कर रहे हैं, आवाम पर खर्च नहीं कर रहे। शाहाना अखराजात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। अच्छा, ना ये PTI के ज़माने में ख़त्म हुए, ना ये मौजूदा दौर में ख़त्म हुए, इसे ख़त्म करेगा कौन? ये इस संजीदगी पे कौन आएगा? हम बातें तो कर रहे हैं, TV पे बैठ के भी बड़ी अच्छी बात करते हैं, खान साहब जलसों में बड़ी अच्छी बात करते हैं, इमरान खान साहब के अलावा जो हम सारे लोग मतलब बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल होना बहुत ज़रूरी है और जब तक हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो हम ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकेंगी। ये बात तो खुद खान साहब ने कही थी कि गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बना दी जाएंगी, ना दरवाजे खोले गए ना यूनिवर्सिटीज़ नजर आई, क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल कहा था और कोशिश भी की गई थी, मगर वो आपको सिस्टम को स्टडी करने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। आप गवर्नर हाउस को ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल उसमें उन्होंने कहा था और सियासी बयान था, दे दिया तो दे दिया, नहीं मतलब उनकी इंटेंशंस थी, मगर इन रियलिटी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे IMF का था कि हमने नहीं जाना मगर बहालत मजबूरी हम गए। देखिए, गवर्नर हाउस को आप जू नहीं बना सकते, गवर्नर हाउस को आप सर्कस नहीं बना सकते जो आजकल बना हुआ है। गवर्नर हाउस की एक सेंटिटी होती है, गवर्नर हाउस की एक जो है एक उसका एक वैल्यू है उस जगह की और सेंटिटी है उस तरह से। अब जैसे PM हाउस को कहा था कि हमने यूनिवर्सिटी बनानी है, अब वो रेड जोन में है, अब रेड जोन में है तो उसकी क्लियरेंस के फिर इश्यूज हैं, स्टूडेंट्स आएंगे दंगा मस्ती करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सामने है, FBR सामने है, तो वो जो एरिया है वो डेफिनेटली ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी के लिए सूटेबल नहीं है। तो जब आप आते हैं गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें आपको पता चलती हैं, तो उसकी लाइट में फिर आप अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। कैंपेनिंग के लिए हम ये कह सकते हैं नहीं, उनका तजर्बा नहीं था, उनको इल्म नहीं था, जाहिर है वो कभी सरकार में नहीं रहे, कभी वो मिनिस्टर नहीं रहे। जब वो मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनको फिर नीटी ग्रिटी के और उसके प्रोसीजर्स के और स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पता चला और उसकी लाइट में डेफिनेटली हमें जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को और बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती उनको सेफगार्ड करना होता है। तो डेफिनेटली फिर रेड जोन में जो जगह है
जो चीजें हैं या ऑफिसेज हैं वहां पे आप यूनिवर्सिटी या इस तरह की कोई चीज नहीं बना सकते। और डेफिनेटली कराची में भी जो गवर्नर हाउस है वो भी रेड जोन में है और रेड जोन की अपनी एक सेंसिटिविटी और अपनी रिक्वायरमेंट होती है एंड वी हैव टू फॉलो दैट। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सफान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सफान, एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात हैं मर्दमशुमारी को लेके, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों को कितना सपोर्ट कर रही है और आने वाले वक्तों में क्या इस पे कोई वर्किंग की जा सकेगी? खतीजा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि 2-3 बातें पे रिस्पॉन्ड मुझे जो पहले हुई उन पे करूंगा, फिर थोड़ा सा टाइम आपसे मर्दमशुमारी पे बात करूंगा। सबसे पहले ये कि सबसे जो भी डॉक्टर शाहाब ने बात की कि भाई जो मर्दमशुमारी ये जो गवर्नर हाउस के हवाले से जो उन्होंने बात की कि इसको जू बना दिया गया, तो देखें अगर आम पब्लिक के लिए गवर्नर हाउस खोलने से अगर 98% गरीब और मुतवस्सित तबके के ऊपर गवर्नर हाउस खोलने से वो जू बनता है, और अगर इनकी ये सोच है तो फिर मैं सलाम पेश करता हूँ इनकी सोच को और इन जैसे लोगों को जिनका ये समझना है कि अगर आम पब्लिक के लिए जिनके टैक्स है वो गवर्नर हाउस चला उनके दरवाजे खुल जाए तो वो जू बन जाएगा। मैं शदीद इनके इन अल्फाज की मजम्मत करता हूं, इसे कंडेम करता हूं। मैं समझता हूं ये इन्होंने मजाक की गुफ्तगू कराची के लोगों के साथ की, कराची गरीब आवाम के लिए की। दूसरी बात मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूं कि आज उस गवर्नर हाउस में जिसको बहुत रेड जोन बता रहे हैं, वहां पर रक्शे वाला, वहां पे टैक्सी वाला, वहां पर वो तबका लोअर मिडिल क्लास का तबका आता है और वो खुश होता है और वो ये देखता है कि उसका भी एक्सेस है इन जगहों पे। दूसरी बात मैं आपसे खदीजा भाई ये करता चलूं कि जब इन्होंने कहा कि एमक्यूएम ने यूं कर दिया, एमक्यूएम ने कहा, तो हम आपको याद दिलाते हैं कि आपके वादे क्या थे। 1100 अरब रुपए के पैकेज से लेकर आप ही वो लोग थे जिन्होंने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही, आप ही वो लोग जिसने कहा था मैं शेख रशीद को चपड़ासी ना रखूं, फिर वजीर दाखिला लगा दिया, एक को वजीर आला लगा दिया। अगर एमक्यूएम के लिए सीटें ही मकसूद होती हैं तो जितनी सीटें एमक्यूएम के पास थी आपने तो उन सीटों पे वजीर आला पंजाब बनाए। तो एमक्यूएम का मसला वजारतें नहीं है, और अगर एमक्यूएम का मसला वजारतें होती है और एमक्यूएम ने जब दूसरी हुकूमत ये ज्वाइन की तो एमक्यूएम में वजारतों का इजाफा होता है। एमक्यूएम तो तब भी उतनी वजारतों पे थी, एमक्यूएम अब भी उतनी वजारतों पे। सवाल यह है कि एमक्यूएम ने क्या हासिल किया उस वक्त। मैं इनको याद दिलाता चलूं कि इन्होंने मर्दमशुमारी की जब बात की है तो मर्दमशुमारी में उस वक्त भी फैसल सवारी भाई जो उस वक्त सेनेटर थे उनका इख्तिलाफी नोट मौजूद है, और हमने उस वक्त ये शर्त रखी थी कि आप वक्त से पहले अगली मर्दमशुमारी कराएंगे, और वो उसका सबूत यह है कि अभी ये जो मर्दमशुमारी हो रही है ये 5 साल से पहले अरसे में हो रही है। एमक्यूएम का कारनामा ये एमपी ने किया। तीसरी बात, जब आपने मुझसे मर्दमशुमारी की बात की, मैं स्पेसिफिकली इस पे गुफ्तगू करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट्स हैं कि कराची के अंदर 32,000 हाई राइज बिल्डिंग्स, 32,000 हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं गिनी गई हैं। 7,000 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर्ली नहीं गिना गया है। ये वो बदकिस्मत शहर इसको बनाने की साजिश और कोशिश की जा रही है जहां जिस सूबे के रूरल सेंटर यानी जैकबाबाद में 58% का इंक्रीज बता दिया, 27% में पॉपुलेशन का इंक्रीज नवाबशाह में बता दिया, 25% का लाड़काना में बता दिया, लेकिन कराची में महज 5% का इजाफा बताया गया है। जो शहर इस पूरे मुल्क को चला रहा है, जिस शहर में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन होती है, उस शहर में आप 5% इंक्रीज बता रहे हैं। बदकिस्मती के साथ इस शहर के अंदर जब आपने काउंटिंग की तो ब्लॉक्स के अंदर आमतौर से एक ब्लॉक के अंदर 200 से 250 मकान होते हैं। पूरे सूबे के अंदर बाकी शहरों के अंदर तो ऐसे ही हुआ कि 250 मकान निकले, जबकि वहां पे गांव देहात थे। लेकिन कराची जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, वहां पर आपने एक ब्लॉक के अंदर 187 मकान बनाए। खतीजा भी मैं आपको बताता चलूं कि 187 का मतलब है कि पीटीआई ने तो नहीं किया, तो जरा खुल के बताइएगा कि इसके बैक पे कौन है। मैं आपको बिल्कुल, मैं अपनी ये बात मुकम्मल करूं, मैं आपको बिल्कुल बैक पे भी बता देता हूं कौन है। जब आपने 63 मकान उसमें से कम कर दिए तो 63 मकान का मतलब है 16,000 ब्लॉक्स हैं इस शहर के अंदर। जब आप 63 को 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी आपने 10 लाख मकान गुमशुदा कर दिए। अगर ऑन एवरेज एक घर में 5.3 लोग रहते तो यानी 53 लाख की आबादी तो आपने गायब कर दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे है कौन। इसके पीछे वो माइंडसेट है, इसके पीछे वो लोग हैं जो कराची को हक के नुमाइंदगी देना नहीं चाहते। इसके पीछे वो लोग हैं जो घबराते हैं इस बात से कि 98% गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग जब असेंबली में बैठेंगे, ऐवानों में बैठेंगे, जब लोगों का मुकदमा लड़ेंगे तो इनका वहां पर एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगी। इसके पीछे वो लोग हैं और इसके खिलाफ एमक्यूएम जिहाद कर रही है, अपना रोल प्ले कर रही है। आप इस बात से गवाह हैं कि डॉक्टर साहब सियासी जमात से ताल्लुक है उनका। बिल्कुल, ये तो वो तमाम, देखिए इसका ताल्लुक सिर्फ सियासी जमात से नहीं है, इसका ताल्लुक एक माइंडसेट से है। वो कहीं जुडिशरी में हो सकता है, कहीं किसी और एस्टेब्लिशमेंट के इदारों में हो सकता है, कहीं वो किसी और सियासी जमात में हो सकता है। ये एक माइंडसेट है। एमक्यूएम की जद्दोजहद तब भी और अब भी माइंडसेट में। आप सोचें कि कितने अफसोस की बात है कि आज के दिन तक कराची वालों को खुद को गिनवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। और फिर ये पूछते हमसे कि एमक्यूएम ने क्या किया, तो ये एमक्यूएम ही है जिसके सेनेटर ने जब नादरा को खत लिखकर ये पूछा कि बताइए कराची की आबादी कितनी है, तो उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ 18 साल के 1,35,40,000 वो लोग हैं जिनकी आबादी 18 साल से ज्यादा है, और 41% वो लोग हैं जो इस बे फॉर्म पे रजिस्टर्ड है जो 18 साल से कम है। तो ऑल टुगेदर ये आबादी 1,91,00,000 बनती है। यानी नादरा बता रहा है कि 1,91,00,000 वो लोग हैं जो कराची के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। और खतीजा, आप भी कराची में रहती हैं, आपको पता है कि अगर सुराब कोट से आप किमाड़ी जाएं
और हब चौकी से घगर फाटक तक जाए तो 1 करोड़ आदमी तो आपको वो मिल जाएगा जो कराची में रह रहा है 30-35 साल से और उसका नादरा के अंदर रिकॉर्ड शामिल नहीं है। तो ये तो सीधी 3 करोड़ की आबादी है और एमक्यूएम इसका मुकदमा लड़ी है। एमक्यूएम ही वाहिद जमात है, ये तमाम चीजें ये बताया किसी बंदे ने अगर किसी और जमात ने पार्टी से बात क्यों नहीं करते आप? हुकूमत तो उनकी है, सूबाई हुकूमत उनकी है, वजीर आला उनका है, तो सीधी सीधी बात उनसे किया। देखिए हम पीपल्स पार्टी के अलाए नहीं हैं, हम सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर हम होते तो आप हमारे सूबाई वजीर आज बता रही होती। हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं और हमारे कंसर्न हमने मुस्लिम लीग नून के सामने रखे और उस कंसर्न को रखने में हमें रिजल्ट ये मिले कि वजीर आजम साहब की हमारे वक्त से 4 मुलाकातें हुई हैं, 10 मुलाकातें पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट्स हुई हैं। एहसान इकबाल जो उसके मिनिस्टर, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे कंसर्न्स को सीरियस जाना है, उनको माना और उसको एड्रेस करें। और उसका रिजल्ट ये है कि जिस आबादी को इन 16 दिनों के अंदर कराची की आबादी में 40 लाख का इजाफा हुआ है, ये हुआ है एमक्यूएम के होने से। हम तो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स प्रूव करें और हम इस 40 लाख के इजाफे पर भी रिलैक्स नहीं बैठे हुए। हम अगले स्टेप लेंगे, हम अगले स्टेप बढ़ के तब तक इसको नहीं मानेंगे जब तक कराची का एक फर्द नहीं गिना जाता, उसको हक के नुमाइंदगी, हक के रायदही नहीं मिलेगी। हम तब तक इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वजीर आजम से गुफ्तगू हुई है टीम की, उन्होंने आपको यकीन दहानी भी दिलवाई है कि मामलात पे जो है वो गौर किया जाएगा, लेकिन बात तो वही है, शहबाज शरीफ साहब खुद तो नहीं आएंगे कराची। जाहिर है वो यहाँ की सूबाई हुकूमत से बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, उन्हें हिदायत देंगे, तो उनकी कोलैबोरेशन आप लोगों के साथ कैसी है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, इसके 2 मरहले। अगर आप जो आप मकान गिनते हैं, जो आप हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस गिनते हैं, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अब जब नंबर ऑफ पीपल गिनते हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो हम तो इस वक्त वो लक्यूनास मेंशन कर रहे हैं जहां पर आपने वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया, जो क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ही बता रही है ना कि भाई इतने सारे मकान ऐसे हैं, 32,000 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग आए इन्यूमरेटर्स और उन्होंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का और ऊपर की बिल्डिंग्स वो नहीं गए और उन्होंने अपने अंदाजे से उसको कर दिया। तो ये वो लक्यूना से। तो उसके बाद इन्होंने हिदायत की, जब हमने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने सीरियस लेके अपनी टीम्स ग्राउंड पे भेजी और उन्होंने हमारी बात को सेकंड किया। उन्होंने अफर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि हाँ भाई इनकी बात सारी, इनके कंसर्न सही है। और उस कंसर्न के बाद नए सिरे से तमाम चीजों में और इजाफा हुआ, चीजें आगे बढ़ी। और ये रिकॉर्ड भी मैं आप सब लोगों की इत्तला के लिए बताता चलूं कि के इलेक्ट्रिक ने 34 लाख मीटर्स का रिकॉर्ड दिया है कि कराची में 34 लाख मीटर लगे हुए हैं। 30, और आप भी इस चीज से वाकिफ हैं, 20 से 25% तो कराची कुंडे पे लोग चला रहे हैं। तो अगर 34 लाख मीटर लगे हुए और ये हमें बता रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स कि यहाँ पर 29 लाख मकान है, तो हमारे 5 लाख तो मकान इन्होंने यहाँ खत्म कर दिए। तो ये सारे कंसर्न्स एमक्यूएम ही हाईलाइट करिए, एमक्यूएम के वज़रा कर रहे हो, तमाम प्लेटफॉर्म्स को हम यूज करें, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली, चाहे नेशनल असेंबली, चाहे सेनेट। और आज हम हुकूमत में हैं तो ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, इसीलिए मसाइल हल हो रहे हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो बाकी लोग हुकूमत में बैठकर सिर्फ बातें कर यहाँ से चले जाए या किसी जगह पर यूनिवर्सिटी रोड पर जाके तंबू ला के खड़े हो जाए या बिला वजह तनकीद बराए तनकीद करें। एमक्यूएम जो करे उसके रिजल्ट्स लोगों के सामने, अवाम के सामने है और टाइम साबित करेगा। डॉक्टर एमक्यूएम जो कर रही है उसके रिजल्ट जो हैं वो अवाम के सामने हैं। इस पे मजीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मरदमशुमारी के हवाले से। डॉक्टर साहब ने कम्प्लीटली डिफेंड किया एमक्यूएम को और ये भी बताया कि मरदमशुमारी जो कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या कुछ इसके बैक पे होने जा रहा है। शाह साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। एक बहुत ही सीरियस मैटर है मरदमशुमारी का, एमक्यूएम ने इसके तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर भी बात की है और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब को भी लूप में लिया है। क्या लगता है आपको कि इसके बैक पे कौन है? देखें, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कराची की गिनती क्यों कम की जाती है। जो भी इसमें फ्लॉज हैं या जो भी इसमें डिफेक्ट्स हैं कि ब्लॉक नहीं गिने गए, बिल्डिंग्स नहीं गिनी गई। एक्चुअली जो पहली दफ़ा इसकी 30 लाख की आबादी सप्रेस हुई थी जब 1 यूनिट ख़त्म हुए थे और 1970 में कराची को सिंध का पार्ट बनाया गया था। और फिर जो उस वक्त की सेंसस में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर ने 30 लाख आबादी सप्रेस की थी कराची की। क्यों? उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं सिंध के, जहाँ पे इनकी अजारादारी है, जहाँ पे जो है वो फ्रेंचाइज नहीं है, लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज हुए हैं, अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकते, वहाँ की वोटिंग के बलबूते पे वो सिंध असेंबली में अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। अगर कराची की गिनती पूरी हो जाए प्रॉपर तरीके से तो कराची की जो सूबाई और नेशनल असेंबली में सीटें बढ़ जाएंगी। और जब सीटें बढ़ जाएंगी तो जो पावर का टिल्ट है वो अर्बन एरियाज की तरफ चला जाएगा। पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन हो रही है। कराची पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मिनी पाकिस्तान है। हर कौमियत, हर 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है कराची। 65% करता है फेडरल का और 95 करता है सिंध प्रोविंस का। मैं चूंकि खुद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एम्प्लॉय रहा हूँ 25 इयर्स, कस्टम्स में एडिशनल कलेक्टर था 2018 तक।
तो फिगर्स वगैरह तो सारी हमारे टिप्स पे होती हैं। इम्पोर्ट्स, आपकी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स यहाँ से होती हैं, आपका फाइनेंशियल हब यहाँ है, आपका रेवेन्यू इंजन है, आपकी सारी इंडस्ट्री इधर लगी हुई है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इधर लगे हुए हैं। मगर इसके बावजूद कराची पे एक तो ये है कि आपको जो है पावर अपने हाथ में रखना है, आपको सीएम जो है वो अंदरूनी सिंध का लाना है। पीपल्स पार्टी ने अपने ग्रिप चारों तरफ से मजबूत किया हुआ है। ये जो सेंसस हो रही है, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये तो मजबूर है ना, ये हमारे डॉक्टर सफान वाले तो मजबूर हैं, तो बोल नहीं सकते। माइंडसेट की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं, रियलिटी से हट के बात कर रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है XYZ, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे दिया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो कमिश्नर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और कमिश्नर्स ने डिप्टी कमिश्नर्स को, और डिप्टी कमिश्नर्स ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को दे दिया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सेंसस कंडक्ट करा रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध में मैं राणा साहब से भी पॉइंट लूंगी। जी बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो ऑफिसर्स हैं वो कौन लोग हैं? 2017 में एक वाइट पेपर लिखा था MQM ने, और मैंने कंपाइल करके इनको दिया था। 2008 से 17 तक 2,19,000 जो जॉब्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध में दी गई हैं, उसमें कराची के लोग सिर्फ 7,000 हैं, और उस 7,000 में पंजाब के भी लोग जो यहाँ के सेटल्ड हैं, पख्तून भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, और यहाँ के सिंधी बलोच भी हैं। तो आपने जो इतनी कसीर तादाद में अपने लोगों को 15 साल से एम्प्लॉय किया हुआ है, जो उस वक्त 17 ग्रेड में था वो इस वक्त 19 में है, जो उस वक्त 18 में था वो 20 में है। तो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी आपकी अपनी है, और आप अपने एक खास एंगल से आप ये मुझे बताएं कि लाड़काना की आबादी 27% कैसे बढ़ गई? पॉपुलेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बढ़ने के: बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। आप ये जो बर्थ रेट है वुमेन्स का सिंध में, वो है 3.5 पर वुमेन पर 1000। आप ऐसी कौन सी मैसिव माइग्रेशन हुई है? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आए हैं जो वहां शिफ्ट किए गए हैं, रिहेबिलिटेशन की है, या वहां डेथ्स नहीं हुई है, बर्थ बहुत ज्यादा हुई है। राणा साहब से इस पे पॉइंट ले लेते हैं। राणा साहब, क्या वजूहात है कराची वालों को गिना नहीं जा रहा? गुफ्तगू आपने सुन ली शाह साहब की, क्या देखिए PTI ने पूरा, हम पिछले 4-5 दिन से इस पे कर रहे हैं, पूरे कैंप्स लगाए हुए, और आज हमारा जलसा भी था, कल हमने सेमिनार भी किया था, और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 2017 से अपना मौक़िफ़ यही रखी है कि कराची की गिनती पूरी की जाए, ये कम है, और हमने बड़े एहतजाज भी किए, कोर्ट में भी इसमें गए हैं, और आज फिर हमारा मुतालबा है, क्योंकि ये मसला एक, मैं फिर वो बात करूंगा तो कौम परस्ती की तरफ चली जाएगी जी। तो ये जो एक इशू है बड़ा गंभीर इशू है, और वो बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि एक ख़ास सूबा है जो इस चीज़ पर बड़ा असरअंदाज है, और वो इस चीज़ को बड़ी, मैं समझता हूँ उसका शिकार PTI भी है, उसका शिकार पीपल्स पार्टी भी है, उसका शिकार MQM भी, सब उसका शिकार हैं। उसका शिकार खैबर पख्तूनख्वा भी है, उसी का शिकार आपका बलूचिस्तान भी है। तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि वो एक मोनोपोली पाकिस्तान पर कायम रहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी जदोजहद है उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं ये समझता हूँ कि 3 पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वहाँ पे कुर्बानी दी है, और तीनों की मैयतें सिंध में आई हैं, और उन्होंने इसी मोनोपोली को ख़त्म करने की कोशिश की है, और आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी उसी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये लेकिन राणा साहब, क्या वजह है कि MQM को मर्दमशुमारी के हवाले से हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए जी, MQM की मैंने जो बात की ना, मैंने बड़े दबे लफ्ज़ों में आपको पूरी बात, MQM भी समझ रही है, मेरे भाई बैठे ये भी समझेंगे कि जो सूरत हाल है, और उस सूरत हाल का शिकार आज PTI भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि PTI भी सूरत हाल का शिकार है, क्योंकि PTI को भी इख्तिदार मिला 18 में, तो आपको ये सारा कुछ नज़र आएगा कि उन्होंने यहाँ क्या किया, वो सब कुछ वहीं रहा, और आज भी वो महवर वहीं है। वो ना सिंध में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में है, और ना ही आपका बलूचिस्तान में है। वो महवर उसी जगह पर है, और वही लोग असरअंदाज हैं ब्यूरोक्रेसी में भी, वही असरअंदाज हैं जुडिशरी पे भी, वही असरअंदाज हैं पॉलिटिशियन में भी, वही असरअंदाज हैं अच्छे उलमाओं में भी, वही असरअंदाज हैं आपका अफवाज में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि उस असर को ख़त्म होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और सबको खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आपका सिंध, सबको इकाई की बुनियाद पर गिनना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर जद्दोजहद कर रही है। और हमेशा मैं ये समझता हूँ कि हमारी
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये कोशिश रही है कि जी हमारे जो शहीद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उन्होंने भी कुर्बानी इसी मसले पे दी है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, लियाकत अली खान, ये सारी कुर्बानियाँ इसी बुनियादी कड़ी है। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक अमल है, ये होना नहीं चाहिए। हम सबको एक ज़बान होकर इस पर जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि मामला थोड़ा संगीन है, मामला थोड़ा संगीन है। बलूचिस्तान की भी यही सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की भी यही सूरत हाल है। हमें जो वसाइल की तकसीमी है वो एकाएक की बुनियाद पर होनी चाहिए। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना हिस्से का काम कर रही है और हम सब दोस्तों को साथ लेके चलेंगे। ऐसी बात नहीं है, जिसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा और इंशाअल्लाह इस आवाज़ को उठाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। शाह से बताइएगा, बजट पेश करने के बाद जो है वो इंतखाबात होंगे ऐसा बताया जा रहा है। अगर बजट पेश ना हुआ या इसमें कोई डिले आ गया तो फिर क्या होगा कि पीटीआई सड़कों पे आ जाएगी जैसे पहले आए थे आप लोग कंटेनर पे? देखिए, अभी तो सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी कि क्या होगा और हम खुले दिल के साथ मज़ाकरात में बैठ रहे हैं और कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। और जाहिर है कि वो तो हमारे चेयरमैन साहब की जो सिंगल डिमांड है कि इलेक्शंस कराएं, आइन की पासदारी करें और आइन की जो शिक़ें हैं उनको फॉलो करें। और ये इस तरह का जो है वो आइन को अगर ये नहीं फॉलो करेंगे तो फिर जो है वो आपकी जमहूरी निज़ाम को उसका नुकसान होने का अंदेशा है। और ये चीज़ ये समझ नहीं रहे हैं हमारे पीडीएम के साथी। लेकिन वो ये भी बात करें कि बजट पेश करने के बाद जो है वो फिर हम बजट तो मई और जून में आ जाता है, 15-20 दिन की बात है, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैं सफ़ान साहब की इस बात को क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो गवर्नर हाउस को जू कहा था तो जू में ही अवाम आती है देखने के लिए और इंजॉय करने के लिए। तो अवाम कराची की जो है वो मुझे बहुत अजीज है और मेरे बहन भाइयों की तरह है और हम इन्हीं की सर्विस के लिए यहाँ मौजूद है। और जाहिर है गांधी गार्डन में भी अवाम ही जाती है, तो आजकल जो है वो गवर्नर हाउस में जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा शाह साहब, जहाँ पे हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर ये भी बताया जा रहा है कि अगर इलेक्शन 14 मई को ना हुए तो फिर सूरत हाल आपको किस जानिब जाती दिखाई दे रही है कि आने वाले वक्तों में ऐसा लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हो जाएं? जी बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो वो कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी भतीजी साहिबा तस्वीरें दिखा दिखा के जजों की जो है तजलील कर रही हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और जो है जितने वकला बिरादरी है, और मैं चूंकि आजकल लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट में, तो हम इसको कंडेम करते हैं और हम अपनी जुडिशरी के साथ, अपनी अदालतों के साथ बिल्कुल एक सीसा पिलाई दीवार के साथ खड़े हैं। और हम जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ कि वो जुडिशरी के सिस्टम को, जुडिशरी के निज़ाम को जो है इज्जत और रिगार्ड के साथ उनकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उनकी तजलील करें। इनका तो वतीरा रहा है, पहले भी इन्होंने अटैक किया था और जो जज अरशद जो इंतकाल कर गया उनकी भी मूवी वगैरह बनी हुई थी। लेकिन जो मरियम साहिबा के जो कंसर्न है इनको लेके, क्योंकि जो ऑडियो लीक हुई है उसमें बताया गया है कि साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो थी जिसमें बात हो रही थी, उनके बेटे भी जो हैं वो शामिल गुफ्तगू थे, उसमें वाज़ेह था, ऐसा नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो हटाया गया है और एक रिश्वत का भी उसमें देखिए ऑडियोज जो है वो आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आवाज़ भी टैम्पर होती है, मिमिक्री भी हो जाती है। और ये ऑडियो लीक्स जो है या ऑडियोज जो है ये किसी किस्म की कोई विटनेस नहीं होती और ये किसी किस्म की इस पर कोई रिलायंस नहीं हो सकती। अभी कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको कंडेम किया है और वो जो इस तरह की जो आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस और वॉइसेस जो है उसको इनएडमिसिबल एविडेंस करार दे दिया है। तो वो डेफिनेटली जो है ना ऑडियो को देख के हम जो है किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। हाँ, एक मसाला तो हो सकता है 1 दिन का 2 दिन का टॉक शोज का, मगर कानून के उसमें जुडिशियल प्रोसेस में इस तरह की जो ऑडियोज हैं दे आर नॉट ए पीस ऑफ एविडेंस। राना साहब से भी इसका स्टैंड ले लेते हैं। राना साहब, क्या कहेंगे आपके जो साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार की जो बेटे की गुफ्तगू लीक हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी एक कंसर्न तो है ना मरियम साहिबा को, वो कह भी रही हैं, जलसों में बात भी कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो निकाला गया था और इसी चीफ जस्टिस ने जो है नवाज शरीफ को निकाला था, जिसके बाद हमारा मुल्क जो है वो बहरान में आ गया। देखें जी, बात यह है कि मैंने आपसे फिर एक बात कह रहा हूँ कि इसमें चीफ जस्टिस हो या पॉलिटिशियन हो, मैं समझता हूं कि किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए और जो हो चुका
उसको डिस्कस ना करें, नई राहें तलाश करनी चाहिए, नए तरीक़ेकार फॉलो करना चाहिए। और ये अफसोसनाक अमल है किसी की किरदार कुशी करे। जो हो चुका ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने जो करा वो भी आवाम के सामने है, हम जो कर रहे हैं वो भी आवाम के सामने है, आप जो कर रही हैं वो भी आवाम के सामने, फैसला आवाम ने करना है। तो मैं ही समझता हूँ आवाम की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए। ये अफसोसनाक अमल है जो हो चुका उसका वो साहब ने भी तो ये कहा कि इस मुल्क में इंसाफ का कोई इदारा नहीं है। देखिए जी, इंसाफ के इदारे की तो बात यह है कि जजिस हजरात को उन केसों पर तवज्जो देनी चाहिए ना जो पेंडिंग पड़े हैं। वो हर किसी पर सो मोटो एक्शन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी इस्तनाब बरते हैं। आप कानूनी जो फैसले हैं उनको सादत फरमाइए, बिल्कुल आपके फैसलों को हमेशा एहतराम की नज़र से देखा जाता है, लेकिन जितने सारे जो केसेस मौजूद हैं उन पर भी तो तवज्जो दें। आप तो हर केस पे सो मोटो एक्शन ले लेते हैं, तो अदालतें इतनी फारिग थोड़ी हैं। आप फैसला कीजिए, आपके फैसलों को कौन मना कर रहा है? आपके फैसलों को कदर की निगाह से देखा जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जजिस हजरात को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। और जहां तक ये इलेक्शन के मामला हैं और ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो फैसला देते और फिर उसके बाद अगर उस पर अमल दरामद ना होता तब वो चीफ साहब का काम था। चीफ साहब तो पहले ही उसमें जो है वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सफान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सफान, क्या लगता है आपको, कल फिर टीम बैठेगी, बात होगी, क्या कुछ मामला जो है वो आगे जाके तय पा जाएंगे? देखें, मेरा इस पे ओपिनियन बड़ा वाज़ेह है मेरी जमात का कि देखें, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर जो बात हो सूबे के लिए और सबके लिए, वो यही है कि भाई हम एक प्रॉपर तसल्ली से बैठ के कोई डेट्स के ऊपर पहुंचे, हम ये डिसाइड करें कि हमारे मुल्क के लिए स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए वे आउट हमारे पास क्या है। और ये तभी होगा जब तमाम लोग संजीदा होंगे, जब स्टेज से बैठ के तकारीर की जाएंगी, गालम गलूच की जाएगी, ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का बाजार गर्म किया जाएगा, तो उसमें चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। ये खुशाइन बात है कि पीटीआई को ये बात समझ में आ गई और वो आके उनके तमाम लोग टेबल पे बैठ गए, जिनके लिए वो कहते थे हम कभी इनसे बात नहीं करेंगे, इनकी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन ये कि ठीक है, वो अपनी मौलाना साहब नहीं बैठे, व्हिच इज गुड फॉर पाकिस्तान। मौलाना साहब नहीं बैठे, नहीं, मौलाना साहब को भी बैठना चाहिए, मैं समझता हूं, क्योंकि सियासी जमातों का ये तरीकाकार ही ये होना चाहिए कि वो तमाम लोगों के साथ इंगेज करने की सलाहियत रखें। ये तो वाहिद हमारे पिछले वजीर आजम आए थे जो हर एक से कहते थे कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए वो 3 साल में घर चले गए। लेकिन सियासी जमातों का तरीकाकार तो यही होता है कि वो सबको इंगेज करते हैं, सबसे बात करते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, सामने वालों के मसाइल सुनते हैं और वे आउट निकालते हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए चीजें बेहतर फैसले होने वाले हैं इंशाल्लाह जल्द। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। जी नाज़रीन, मुल्क जो है वो सियासी बहरान का शिकार है और देखना यह कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे या नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।